नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर एक बार फिर उचित कार्रवाई करने की बात कही और सीएम धामी ने कहा है कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड राज्य की अमूल्य पहचान को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा और जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मोदी सरकार को या धामी सरकार को देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने सरकार से समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट भी मांगा था लेकिन सरकार ने वह कांग्रेस को भी उपलब्ध नहीं कराया। और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों से कहा कि उनकी मांग को मान लिया गया है। कैबिनेट बैठक में बाकायदा इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास किए गए, अनुमोदन भी दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी साल भर का पूरा हो चुका है और अभी तक राज्य के आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के फिर से संघर्ष के लिए बाध्य हो रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से सरकार में दायित्वधारियों के नाम से वायरल सूची को अफवाह बताया है और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा कि संगठन और सरकार द्वारा इस तरह की कोई भी सूची दायित्वधारियों को लेकर जारी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया समेत तमाम माध्यमों से प्रसारित की जा रही जानकारी पूरी तरह से भ्रामक एवं तथ्यहीन है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा इस विषय पर जांच की जा रही है क्योंकि पार्टी द्वारा ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है और ये सूची पूरी तरह से फर्जी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया गया है। की वजह से कार्यकर्ताओं में नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इसको बता दिया कि बहुत जल्दी सूची हम जारी कर हो जाएगी, लेकिन ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार का ये जो हथकंडा अपनाया गया है और पार्टी को संज्ञान लेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देगा, जो भी बनाएगा सूची बनाएगा, कार्यकर्ता ही नाम होते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो जारी की गई है, ना इस प्रकार का कोई विषय हमारे सामने है। पार्टी स्तर पर हमने इसकी जांच की बात की है क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समूह वार्ता की है और पार्टी स्तर पर हमने जांच उसमें बैठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। 8 को हमारा कार्यालय उद्घाटन है मुख्यमंत्री जी रहे 1 बजे, पहले सचिवालय जाना ना, 12 बजे चलते हैं, 12:30 रूम टाइम मेरे को। 8 को हमारा कार्यालय उद्घाटन है मुख्यमंत्री जी रहे 1 बजे। G20 की तीसरी बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती करने विदेशी डेलीगेट्स पहुंचेंगे, इसलिए त्रिवेणी घाट को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है और इन तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए डीएम सोनिका मीणा त्रिवेणी घाट पहुंची। उन्होंने त्रिवेणी घाट पर चल रहे सभी विकास कार्यों के बारे में अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लिया और साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। डीएम सोनिका मीणा ने बताया कि त्रिवेणी घाट पर विदेशी डेलीगेट्स के लिए आयोजित होने वाले मां गंगा की भव्य आरती के लिए तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
आज त्रिवेणी घाट पे हमारा इवेंट होना है G20 का, उसी के क्रम में आज हमने यहाँ पे मीटिंग की थी और क्या क्या अरेंजमेंट किस किस विभाग को करने हैं क्लैरिटी में ये डिस्कस किया गया और सभी को अपने अपने कार्य बता दिए गए, इरिगेशन, MDDA, PWD, UPCL सभी को, नगर निगम को, और अब कार्य चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे हो। राज्य आंदोलनकारियों का राज्य सेवाओं में 10% आरक्षण और चिन्हीकरण को लेकर 3 माह गुजर जाने के बाद भी उनके आरक्षण बहाली का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने गैरसैंण कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% 36 आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं पूरा किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जुमलेबाजी और झूठे दावे कर रही सरकार है और उन्होंने यह भी कहा कि पहले तो सरकार की हीला हवेली के कारण राज्य आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट बैठक में इस बात को लेकर प्रस्ताव पास भी किए गए हैं, अनुमोदन भी दिया गया है, लेकिन धामी सरकार द्वारा दूसरा कार्यकाल भी साल भर का पूरा हो चुका है और राज्य आंदोलनकारी को सिर्फ और सिर्फ वही झुनझुना बार बार पकड़ाया जा रहा है और आखिर यह कब तक चलेगा। ये है कुर्सी पकड़ो ना, कोई नहीं। हाँ हाँ पहले तो सरकार की हिला हवाली के कारण जो है आंदोलनकारियों को फिर से 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ा और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों से कहा कि उनकी मांग को मान लिया गया है। कैबिनेट बैठक में बाकायदा इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास किए गए, अनुमोदन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी साल भर का पूरा हो चुका है और अभी तक राज्य के आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के फिर से संघर्ष के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये है कुर्सी पकड़ो ना, कोई नहीं। ये है। प्रदेश में बाघों की बढ़ती मौतों को लेकर वन विभाग गंभीर नजर आ रहा है और जिस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इसके कुछ कारण हैं जिन पर विभाग का पूरा फोकस है और पहला बाघों की नेचुरल डेथ और दूसरा टाइगर की टेरिटरी में किसी बाहरी लेपर्ड का आना और फिर संघर्ष में लेपर्ड की मौत हो जाना। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी कारण बहुत महत्वपूर्ण है और जिनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और इसके साथ ही विभाग का इस ओर भी ध्यान है कि कैसे फॉरेस्ट को पर्यटन से जोड़कर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाया जाए, जिसके लिए वन विभाग इको डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर विचार किया जा रहा है और जिससे स्थानीय डेस्टिनेशन के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार का जरिया भी बढ़ सके। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। एक समय में नेचुरल है, एज फैक्टर है, एज बढ़ने के बाद अल्टीमेटली आदमी जाता है। एक फैक्टर उसमें ये भी है, एक ये भी है कि एक आध जगह जहां पर आपने देखा कि जो टाइगर की टेरिटरी में कोई लेपर्ड आ गया तो वो भी जंगल का राजा है, उसने कहीं ना कहीं वहां पर आपसी लड़ाई को बच्चे को और लेपर्ड को जाना पड़ा। तो ये, लेकिन इसके बारे में विभाग बहुत सचेत है, लगातार विभाग काम कर रहा है। मैं समझता हूँ हमने जिस तरह से आपने देखा कि आज एक यूनिट के हिसाब से टाइगर रिजर्व संभवतः अकेला है जहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। अब हम राजा जी को भी इसी स्थिति पर लेस करना चाहते हैं कि ताकि जो टूरिज्म पोटेंशियल राजा जी पे है, जिस तरह से टूरिस्ट आउटकम आपका इस तरफ देखेंगे आप ऋषिकेश की परी बेल्ट में, तो किस तरह उसको फॉरेस्ट से जोड़ करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। काशीपुर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की दस्तक से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम क्षेत्र में जाकर तेंदुए की दस्तक को लेकर लोगों से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है और इसी दौरान तेंदुए ने एक बकरी के बच्चे को दबोच लिया और जिसके
गोस्वामी ने तुरंत बच्चे को छुड़ाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर बकरी के बच्चे को तेंदुए से लड़ते हुए उसे मुक्त करा दिया। बताया जा रहा है कि छीना झपटी में बकरी मालिक काफी घायल हो गया। देखिए, शुक्रवार की रात्रि में लगभग 8 सवा 8 के बीच की बात है। तो कुछ व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मंदिर के उत्तर की ओर जो है वहां पे एक तेंदुआ देखा गया है। तो बाहर आके कुछ लोगों को द्वारा देखा गया तो वाकई में वो झाड़ियों में तेंदुआ वहां दिखाई दिया और काफी लोगों ने, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने, काफी लोगों ने उस तेंदुए को वहां पे देखा। तो लगभग वहां पे 1 से 1.5 घंटा वहां दिखता रहा झाड़ियों में, जिससे यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं में और यात्रियों में काफी जो है। 2-3 दिन पहले भी यहाँ चैती फिर टीले पे जो निवास करते हैं उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी कि यहाँ पर जो है तेंदुआ घूम रहा और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो आज उसी के उसमें हम चैती में अभी इधर भी आए हैं और अभी वन विभाग की टीम भी आने वाली है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि सामने जो बाग है उसमें शायद हो सकता है, तो उसी के उसमें जो है आज उसका देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पिंजरा लगाएं। तो क्या निर्देशित है, आपने क्या निर्देश दिए हैं कि चीता पकड़ने के लिए क्या पिंजरे लगाए जाएंगे, क्या करा जाएगा? हाँ, वन विभाग की टीम को जो है आदेशित कर दिया गया है कि जहाँ दिखाई देता है वहाँ पिंजरा लगाएं। पौड़ी के गडौली गांव में गुलदार द्वारा एक बच्चे को घायल किए जाने की घटना सामने आई है। तो वहीं गगवा डस्क्यू पट्टी के तमलाग गांव से एक 40 वर्षीय व्यक्ति को भी गुलदार द्वारा घायल किए जाने की घटना की घटित हुई खबर सामने आई है और परिजनों और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गडोली स्थित एक घर में एक 10 वर्षीय बच्ची आरुषि अपने 8 वर्षीय भाई के साथ रहती थी और आपको बता दें हमला कर दिया गया। गनीमत यह रही कि पास में घर का पालतू कुत्ता भी मौजूद था। वहीं नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है और वन विभाग की ओर से घायलों को मुआवजे की कार्रवाई भी की जा रही है। और आपको बता दें साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में वन कर्मियों द्वारा सुरक्षा के लिहाज से गश्त भी लगाई गई है। जनपद पौड़ी के अंतर्गत आने वाले खिरसू ब्लॉक के देवलगढ़ खिरसू मोटर मार्ग पर मंदिर स्वरूप के अंदर बनी मजार इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है और यह वीडियो तब वायरल हुआ जब कुछ युवक देवलगढ़ खिरसू मोटर मार्ग से होते हुए गुजर रहे थे और इस दौरान युवकों की नजर मंदिर स्वरूप में बने मजार पर पड़ी और युवक इसे देखने के लिए वहां चले गए और युवक ने इसे वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और जिसके बाद से ही यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कार्रवाई? सोशल मीडिया पे हमने भी अभी एक वीडियो देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि खिरसू रोड पे जो है एक मंदिर दिख रहा है लेकिन अंदर से उसका जो है पूरा स्वरूप जो है मजार जैसा है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है और हिंदू धर्मों को जो है टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों के इंक्रोचमेंट रिमूव करने का अभियान चल रहा है और उसमें हम डेली लेवल पे अपडेट भी लेते हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों को जो मिला है उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए एसडीएम को डायरेक्शंस दिए गए हैं। उनके लेवल से जो भी रिपोर्ट मिलती है उसके बाद में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी वो की जाएगी। रुड़की के गगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर चुंगी पर स्थित नवीन सब्जी मंडी में मंडी समिति के द्वारा प्रशासन की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वहां कुछ लोगों के द्वारा लंबे समय से अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दुकानें लगाई गई थी। इन अवैध दुकानों के कारण आम लोगों और व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जिस पर कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को हटा दिया गया। वहीं इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मैं
बैठे हुए जितने व्यापारी थे ये कई सालों से यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। और चूंकि अभी प्रदेश सरकार का भी चल रहा है कि पूरे उत्तराखंड में जो विभाग है उनके अंदर जो भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, तो इसी बाबत हमें अपने हेड ऑफिस से लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि पूरा मंडी को अतिक्रमण से हटाया जाए। तो इसमें हमने प्रशासन से मदद ली और इनको हटाया यहाँ से। 15-20 सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार बैठते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के आगे तक बैठना शुरू कर दिया है। ये लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे किसानों को, व्यापारियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और रोज का यहाँ जाम की स्थिति बनी है। मंडी ने हमें इसमें मंडी यहाँ पे हटाना है और हमें यहाँ 36 दुकानें देखिए इसमें पूरी जानकारी है वो तो मंडी दे पाएगी, पर मंडी ने चिन्हित करे थे अतिक्रमण, तो उसी क्रम में हमने ये सारा अतिक्रमण हटाया। दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 1 में शव मिलने से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में धुत पुलिया पर बैठा था और वहीं से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। और वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। इस मामले को लेकर मोतीपुर नंबर 1 के ग्राम प्रधान मुकेश राणा ने बताया कि मृतक का नाम विजय पाल उर्फ गोविंदा, जो कि लगभग 40 साल का है और मोतीपुर नंबर 1 का निवासी है। मोतीपुर नंबर 1 का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसका नाम गोविंदा कहते हैं वैसे, और रियल नेम उसका विजय पाल है। वो अभी हमें भी जो है सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि वो पुलिया से गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण जैसे हमें सूचना मिली, हमने थानाध्यक्ष जी को सूचना दी, मौके पे आके उन्होंने देखा है। बाकी जो भी मौत का कारण है वो पूरी जांच के बाद ही पुलिस स्पष्ट कर पाएगी उसको। ये खटोला ग्राम सभा के जो व्यक्ति, अभी मालूम चला कि खटोला ग्राम सभा के व्यक्ति है। ये सुना कि काफ़ी शराब वगैरह पीते रहते हैं, तो आज इन्हीं के परिजनों से हमें भी जानकारी मिला था। तब मेरे को जब जानकारी मिला मैं तुरंत आया हूँ और देखा चंदननगर मोतीपुर के बीच में एक पुलिया है, उसी के बीच में उनकी नीचे डेड बॉडी पड़ा हुआ था। फिर पुलिस आई, पुलिस इनको लेके गई है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम 108 में लेके गई है। राज्य सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत कालागढ़ स्थित इरेक्टर हॉस्टल के परिसर में डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने चौपाल आयोजित करके जनसभाएं व समस्याएं सुनी और चौपाल शुरू होने से पहले भाजपाइयों ने बुके भेंट करके जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने यूपीसीएल और पेयजल सहित पीएससी और थाने के भवन का मरम्मत सहित अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कई मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली सहित नकारात्मक रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसमें मेनली जो इश्यूज हैं वो आधार कार्ड से लेकर या जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, या फिर आय प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन से रिलेटेड हेल्थ के इश्यूज थे, पशुओं की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे। तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को हम लोगों की तरफ से डायरेक्शंस दिए गए और कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और कल एसडीएम स्तर पर एक बहुउद्देशीय शिविर होगा और अगले 10-15 दिनों तक हम कंटिन्यूसली सारे मुद्दों को पर्सनली मैं खुद भी उन्हें देखूंगा, ताकि जो हमारे जो शिविर हुए ऑनरेबल स्पीकर मैम का है, उसके बाद में मेरा जो कंटिन्यूस आज रात्रि चौपाल है, तो उसमें जो जो चीज़ें फ्लैग हुई हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आपको बता दें कि प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन की रोड शो का प्लान तैयार किया गया है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि सिंगापुर और यूरोप में नवंबर के माह में यह रोड शो किया जाएगा और इसके जरिए प्रदेश सरकार बड़े ही निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में निवेशक सम्मेलन प्रस्तावित है और इससे पहले
कई बड़े देशों दुबई, सिंगापुर, यूरोप में भी रोड शो किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसके माध्यम से सरकार निवेशकों के सामने औद्योगिक नीतियों को रखकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। नहीं, उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को रोजगार मेले की तरफ अग्रसित किया जा रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि उत्तराखंड एक 2025 तक अग्रणी राज्य की भूमिका में समायोजित होने वाला है। और दूसरा, जिस प्रकार से सीएम धामी की पहल होती दिखाई दे रही है, उन्होंने एक से एक जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व फैसले हैं जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं लिए गए हैं। जैसे नकल विरोधी कड़ा कानून ले लीजिए, धर्मांतरण कानून ले लीजिए, और महिलाओं के लिए 30% 36 आरक्षण नौकरी में ले लीजिए। इस प्रकार के कितने ही अनेक और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जो लागू होने जा रहा है, सबके लिए एक समान कानून लागू होने जा रहा है। तो ये सब चीजों को अगर आप समायोजित करते हैं तो उत्तराखंड 2025 तक निश्चित ही अग्रणी भूमिका में आगे होगा। क्योंकि 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये पहली बार नहीं कि जब इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री कर रहे हों। पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे और दावे ही नहीं किए थे। एक इन्वेस्टर मीट भी हुआ था जिस पर राज्य की जनता की गाड़ी कमाई का लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया था, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन आप देखिए, इतना समय बीतने के बाद भी वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ है? 1.5 रुपया भी कहीं धरातल पर लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलने दोगे? हम चला देंगे उसको। नहीं तो हम क्यों बता दें? रामनगर रोड स्थित रामलीला सभागार में सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने एक विचार गोष्ठी में कहा कि काशीपुर में हमारा प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा और जिसमें ईश्वर आराधना, मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम, परलोक और पुनर्जन्म हमारे विषय रहेंगे। और पूरी मानवता के लिए हमारा यह संदेश होता है कि यदि हम अच्छे काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। और सब मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं। जो अपने विचारों को शोधन कर लेता है वह अपने समाज के लिए उच्च कार्य करता है और जो अपने विचारों का शोधन नहीं कर पाता है उसका अपना जीवन निम्नता में चला जाता है और समाज के साथ ही वह वही निम्नता करता है। और इस दुनिया में हमें बहुत थोड़े से समय में ही भेजा गया है, तो हमें चाहिए कि बहुत सावधानी से कार्य करें। चलेगा यह काशीपुर और ईश्वर आराधना, मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम और पुनर्जन्म, परलोक, ये हमारे विषय हैं इसमें। और हमारे जो इस समय समाज में या देश में जो माहौल चल रहा है, क्या इसको लेकर भी कुछ आपके इस कार्यक्रम में संदेश रहेगा? देखिए, पूरी मानवता के लिए हमारा संदेश होता है, यदि हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे आते हैं। और आजकल हो या पहला वक्त हो या आने वाला वक्त हो, सब मनुष्यों के अपने अपने विचार होते हैं और जो अपने विचारों का शोधन कर लेता है वो अपने समाज के लिए उच्च कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। और जो अपने ही विचारों का शोधन नहीं कर पाता, उसका अपना जीवन भी निम्नता में चला जाता है और समाज भी उनके साथ में निम्नता में चला जाता है। इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हमें भेजा गया है, यहाँ हम बहुत सावधानी से कार्य करें, अपने सत्कर्मों से सुगंध को बढ़ाएं। इस कर्म च सर्वम।
लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति का गठन करते हुए क्षेत्रवासियों ने सर्वसम्मति से मनोज मौर्य को अध्यक्ष बनाया है और अब समिति द्वारा नगर पंचायत लालकुआं के विस्तारीकरण को लेकर मांग उठाई गई है। लाइन पर स्थित मनोज मौर्य के कार्यालय पर एकत्र हुए तमाम क्षेत्रवासियों और समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर पंचायत लालकुआं के अंतर्गत संजय नगर, हाथीखाना और बजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी सहित तमाम क्षेत्रों को विस्तारीकरण करने पर जोर देना चाहिए और ताकि इस क्षेत्र में के लोगों को नगर पंचायत द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल सके। हमारी मांग काफी पहले से है और आप लोग भी जानते हैं कि बस्ती सबसे पुरानी है, तो हमने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष को चुना है कल और तमाम मूलभूत सुविधाएं जितनी हैं उनसे हम वंचित हैं और हम मांग करते हैं कि हमारे इस बस्ती को, संजय नगर, हाथीखाने को, बजरी कंपनी को और जो बस्तियां हैं उनको नगर पालिका में शामिल किया जाए। भाई शासन प्रशासन से तो हम देखिए सबसे पहले यही मांग करते हैं कि हमारा हाथीखाना, बंगाली कॉलोनी सारे क्षेत्रों को नगर पंचायत में मिलाया जाए, ठीक है, और जो पूर्व में एक बार नगर पालिका में शामिल कर भी दिए गए हैं। और रही बात यहाँ की, तो आप जानते हैं कि ये बस्तियां सबसे पुरानी हैं, ठीक है, और आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा ऐसी नहीं है और सारी सुविधाओं से हम वंचित हैं, यहाँ तक कि ना नालियों की सफाई, ना कुछ नहीं होता है यहाँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।